हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो 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 बेटा, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। हेलो हेलो। बेटा सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो, कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हम्म। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई जुड़ो जल्दी, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे। सब कुछ ओके है, साउंड परफेक्ट है, ठीक है। साउंड परफेक्ट है, सब कुछ ओके है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग तो कर लिया करो भाई, ठीक है। फील ऑफलाइन वाला लेकर के आओ, तुम सारे उतने ही बच्चे हो। हाँ प्रियांशु बेटा, प्रियांशु, रोहन, रोशन, सॉरी, हर्षिका, सुमन, ठीक है। ओके ठीक है बेटा। डेनिस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मोहम्मद अरसालन बेटा गुड मॉर्निंग। दानिश गुड मॉर्निंग। गुड्डू गुड मॉर्निंग। प्रियांशु गुड मॉर्निंग। ओके सत्यम गुड मॉर्निंग बेटा। अरे गुड मॉर्निंग हो गई, फिर हेलो करने की जरूरत क्या है, ठीक है। अमन रॉय, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। वीजीएम, यार हर जगह शॉर्ट फॉर्म निकालते हो, ठीक है। वीजीएम सर, वीजीएम सर, बीएमएस सर, बीजीएम सर, ठीक है। करें स्टार्ट? हाँ बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज चैप्टर एंड तो हो ही चुका है, जरा सा पार्ट बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज मैं रेगुलेशन वाला पार्ट कराना चाह रहा हूं। एक बार ये बता दो, कल मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला पार्ट, उसमें CO2 ट्रांसपोर्ट कराया था। CO2 ट्रांसपोर्ट में किसी को कोई डाउट है? ऑल इज वेल, ठीक है। हाँ सब कुछ बढ़िया है बेटा। सुमन, ऑफलाइन मंडे से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट ने संडे तक ही, सैटरडे तक रोक लगाई थी, संडे आ गया, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे से शायद बॉटनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि जूलॉजी यहाँ चल रही है, और अगले मंडे से जूलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, पूरे हफ्ते चलेगी, ठीक है। ओके, हाँ पूरे वीक ये प्रोसेस चलेगी। अभी हम सब लोग थोड़ा एक प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, ठीक है। और बस कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जब आप लोग पेपर दो तो उस समय कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। रैंक कट ऑफ सब कुछ नॉर्मलाइज रहे, सब चीजें ओके हो, सारे के सारे हिडन जितने भी रूल जिन्होंने गड़बड़ी की है वो ना हो, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं थोड़ा सा, जिससे कि नेक्स्ट ईयर आपकी एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। जो कट ऑफ जाती है नॉर्मल 620, ठीक है, उसके आसपास ही रहे, ठीक है। हाँ बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं, सारे के सारे आ जाओ। ब्रीद इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 7, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसके अंदर मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की मैंने बात की थी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर मैंने बताया था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है, ठीक है। किसके थ्रू? आप बोलोगे आरबीसी के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की प्लाज्मा में कम होती है। ऐसी CO2 की अगर मैं बात करता हूं तो CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू ज्यादा होता है, 77%। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, प्लाज्मा में CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। कोई डाउट?
हाँ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट शाउट है? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर मैंने बताया था अगर मैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, 2 to 3% प्लाज्मा के थ्रू, रिमेनिंग किसके थ्रू होता है? आप बोलोगे आरबीसी के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। CO2 की बात करता हूं 7% डिजोल्व फॉर्म में होता है, 23% कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है और 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। प्लाज्मा के थ्रू 7 और 70 यानी 77% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मैंने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बताया था। ये कर्व मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2 के बीच में हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, पर एक बार हीमोग्लोबिन कंप्लीटली सैचुरेट हो जाए उसके बाद सैचुरेशन नहीं होता, यानी ये कर्व आगे जाकर के स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसको एस शेप कर्व बोलते हैं क्योंकि आगे जाकर के स्टेबल हो जाता है। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, मैंने बताया भी था इसमें 50% हीमोग्लोबिन जिस पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट होता है, ऑक्सीजन के जिस पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट होता है उस पार्शियल प्रेशर को हम P50 वैल्यू बोलते हैं, P50 वैल्यू बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर मैंने बताया था अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो अनफेवरेबल हो तो ये था। फिर मैंने बताया था अगर फेवरेबल, ये क्या बोल रहे हैं, रिकमेंडेड, ठीक है चलो, नो डाउट, ऑल इज ओके। ठीक है, ठीक है, तो राइट शिफ्ट अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो अनफेवरेबल कंडीशन में डिसोसिएशन होगा, इसलिए यहां पर स्टडी की थी बोहर साहब ने, सो इट इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन की जब भी बात आएगी तो बोर्स साहब की बात आएगी। ठीक है, और जब भी एसोसिएशन की बात आएगी तो हेल्डिन साहब की बात आएगी। ठीक है, डिसोसिएशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, एसोसिएशन फेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल का मतलब मैंने बताया था जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, H आयन ज्यादा हो तो pH कम हो जाएगी, एसिडिक मीडियम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, P50 वैल्यू बड़ी होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। ऐसी कंडीशन टिश्यू के पास देखने को मिलती है, राइट शिफ्ट हो जाएगा। इसका उल्टा कर दोगे तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट? फिर मैंने फाइनली इसके बाद बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो ट्रांसपोर्ट कहां से स्टार्ट होगा भाई? टिश्यू से स्टार्ट होगा। टिश्यू में तो CO2 बन रही है, तो टिश्यू में CO2 बन रही है तो वहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, तब ये CO2 ब्लड और प्लाज्मा के थ्रू सीधी लंग्स के पास पहुंचेगी। तो ट्रांसपोर्ट के पास मैंने बताया था लोडिंग ऑफ CO2, लोडिंग नियर द टिश्यू होती है। मैंने बताने की कोशिश भी किया बेटा, जब आरबीसी टिश्यू के पास आती है तो टिश्यू को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, और ऑक्सीजन बाइंड होना चाहती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो यहां पर एक षड्यंत्र होता है। ठीक है, टिश्यू CO2 को भेजता है, यानी CO2 आती है। ठीक है, एक आरबीसी में कुछ परसेंट HbO2 को ब्रेक करती है और खुद जुड़ जाती है, HbCO2 बना लेती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। लगभग 23% CO2 ऐसे ही आरबीसी में लोड होती है, इसको बोलते हैं कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। फिर 70% CO2 जाती है आरबीसी में, H2O से जुड़ती है और H2CO3 बनाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। रिमेनिंग CO2 समझना मेरी बात। ठीक है, ये सॉरी कार्बोनिक H2CO3 तुरंत टूटेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में और H आयन और CO2 में बना, H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। बाइकार्बोनेट आयन धीरे धीरे बाहर आना चालू कर देंगे, बाहर आके सोडियम का हाथ पकड़ेंगे और सोडियम का हाथ पकड़ के निकल लेंगे। कहाँ जाएंगे? सोडियम का हाथ पकड़ के ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, कहां पर? आप बोलोगे नियर द लंग्स, तो वो चला गया। कितना परसेंट? 70% CO2 का प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया। अंदर कौन रह गए? H आयन, और H आयन की प्रेजेंस में आरबीसी परेशान हो जाएगी, भाई एसिडिक मीडियम हो जाएगा, तो तुरंत ही आरबीसी में मिलने वाला हीमोग्लोबिन H आयन से बाइंड होकर के उसको न्यूट्रल कर देगा, यानी बफर की तरह काम करेगा। पर हीमोग्लोबिन तभी बाइंड कर पाएगा H आयन से जब उसको ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर के आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो यहाँ HbO2 टूटता है और ये हीमोग्लोबिन H आयन से बाइंड कर लेता है और हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये टिश्यू के पास का मामला था। पर यहां जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाते हैं तो नेगेटिव आयन बाहर निकलेंगे, तो इससे आरबीसी की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए कुछ नेगेटिव आयन बाहर से भी अंदर आते हैं, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, या हैमबर्गर फिनोमेना भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हैमबर्गर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था। ठीक है, और यहां ये ध्यान रखना है, इसका मेन पर्पस है मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करना, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं था।
रिवर्स मैंने कहा बताया था, जस्ट उल्टा मैकेनिज्म होगा नियर द लंग्स, बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन होगी जी, बिल्कुल रिवर्स। ऑक्सीजन आएगी, इस बार CO2 को किक देगी और HbO2 बनाएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। रिमेनिंग ऑक्सीजन आएगी, H आयन को किक देगी और HbO2 बना करके H आयन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और H आयन बाइकार्बोनेट तुरंत अंदर आना चालू हो जाएंगे जब आरबीसी में H आयन बढ़ेंगे, और ये बाइकार्बोनेट H आयन से बाइंड करके H2CO3 बनाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। अगेन H2CO3 टूटेगा H आयन और CO2 में, और CO2 तुरंत बाहर निकलना चालू हो जाएगी। इस तरीके से 70% CO2 भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। नो डाउट, हाँ बिल्कुल सही। सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्त हो जाना, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा होगा, ठीक है, बता दे रहा हूं। जैसे मानो ये कल मैंने डायग्राम बना के समझाया था कि हीमोग्लोबिन से जब एक ऑक्सीजन आकर के बाइंड होती है, ये सैचुरेशन हो गया, ठीक है। कह सकते हैं यार मैं सैचुरेट हो चुका हूं, अब मुझसे ज्यादा मत बोलो, यानी भर चुका हूं मैं उससे, ठीक है, यानी भर जाना, सैचुरेट हो जाना, जुड़ जाना, इसको सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो? हाँ, कोई डाउट? सर नो डाउट, गुड मॉर्निंग। देखो दीपक बेटा, प्रिपरेशन तो नहीं छोड़ेंगे हम, हाँ, पर एनटीए को जरूर, ठीक है, हम मतलब कर देंगे कि भाई ये तुमने किया जो गलत किया, ठीक है, जिससे कि वो आगे फ्यूचर में ऐसी गलती ना कर पाए, क्योंकि गलती कर बैठे हैं, ये उनको भी पता है गलती कर बैठे हैं, समझ रहे हो, ये उनको भी पता है गलती कर बैठे हैं, चीजें लीक हो चुकी हैं, तो आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी देखो आगे प्रोसेस चल रही है, चीजें इतनी आसान नहीं है, ठीक है, जो हो जाए। एनटीए को पता चल गया है कि तभी वो उतना रात में सारे के सारे, कल देखो रात में के अंदर रात के 11 बजे के आसपास उन्होंने हमारे क्वेश्चन जो भेजे थे सभी लोगों ने उसका अपडेट दिया है, पर घुमा फिरा के दिया है, गोलमोल करके दिया है, क्योंकि अपनी बातें फंस चुकी हैं यार बातों में वो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब पहले समझना होगा कि ब्रीथिंग एक्चुअल में होती कैसे है। मैंने बताया दो टाइप के मसल्स हैं, डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो टाइप के मसल्स ब्रीथिंग कराते हैं, फिर से बोल रहा हूं, डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स ये ब्रीथिंग कराते हैं, क्योंकि इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से तो ब्रीथिंग हो रही है। ये दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता घटता है, जिससे प्रेशर बढ़ता घटता है और एयर का इन एंड आउट होता है, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इन दो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को इतना पता है, इन दो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होने की वजह से एयर का इन एंड आउट होता है, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। अब बात आती है कि इन दो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को नियंत्रित कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आप समझ रहे हो? तो ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए, फिर से बोल रहा हूं, ब्रीथिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ पार्ट ब्रेन में होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी न्यूरॉन्स के थ्रू भी ये ब्रीथिंग रेगुलेट होती है। और मैंने बताया भी था ब्रीथिंग दो टाइप की होती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इस समय आप बिना सोचे समझे जो ब्रीथिंग कर रहे हो इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस ब्रीथिंग, बिना सोचे समझे आप ब्रीथिंग कर रहे हो इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस ब्रीथिंग। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, इसको अनकॉन्शियस ब्रीथिंग बोलते हैं, बिना सोचे समझे जो आप ब्रीथिंग कर रहे हो ना इसको अनकॉन्शियस ब्रीथिंग बोलते हैं। यस या नो? हाँ, अनकॉन्शियस ब्रीथिंग, बिना सोचे समझे जो आप कर रहे हो वो अनकॉन्शियस ब्रीथिंग है। तो इसको भी ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट तो कंट्रोल कर ही रहा होगा ना। और जब मैं आपसे कहूं गहरी सांस लो, गहरी सांस निकालो, तो इसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीथिंग। कॉन्शियस ब्रीथिंग के अंदर भी ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट कंट्रोल कर रहा होगा। तो जब भी हम कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करते हैं, आपकी इच्छा से वॉलंटरी ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो जब भी मैं सेरिब्रम की बात करूंगा, सेरिब्रम, तो सेरिब्रम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेगा। आप समझ रहे हो? सेरिब्रम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करेगा, ठीक है। सेरिब्रम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करेगा। आप समझ रहे हो ना? ठीक है। तो जब भी हम सेरिब्रम की बात करेंगे, जो कॉन्शियस ब्रीदिंग करेगा वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, और जो आपकी बिना इच्छा के हर समय लय के साथ ब्रीथिंग करे जा रहा है, आप समझ रहे हो, आपकी लय में, लय रिदिम, तो उसको बोलते हैं रिदिम सेंटर, जो लय के साथ ब्रीदिंग करता है।
आप समझ रहे हो, बिना सोचे समझे सांस ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, एक लय में हो, लयबद्ध है। आप समझ रहे हो, आपका हार्ट एक लय में काम कर रहा है, ठीक है। आप समझ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक लय में काम कर रहा है, तो इसको भी, इसकी लय को मेंटेन करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। आप समझ रहे हो, ऐसे ही आपकी ब्रीथिंग की लय को मेंटेन करने के लिए भी मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और ये अनकॉन्शियस होती है, आपके नियंत्रण में नहीं होती। पर जब आप नियंत्रित ब्रीदिंग करते हो, इच्छा के अनुसार करते हो, तब इन्वॉल्वमेंट होता है सेरिब्रम का, ब्रेन के मेन पार्ट का सेरिब्रम बोलते हैं, ये कॉन्शियस ब्रीदिंग करता है। आप समझ रहे हो, टोटली कॉन्शियस ब्रीदिंग, ठीक है। ये तो कंट्रोल वाले पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये एक हम कराएंगे आपको नर्वस कंट्रोल, एक कराएंगे केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल भी होता है, अगर बॉडी के अंदर CO2 H का लेवल बढ़ जाता है तो भी आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। तो दो रेगुलेशन कराऊंगा मैं, एक नर्वस रेगुलेशन, ठीक है, जिसमें ब्रेन के पार्ट इन्वॉल्व होंगे, एक केमिकल रेगुलेशन जिसके अंदर H और CO2 होंगे इसको रेगुलेट करने के लिए। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो दो टाइप के मैं रेगुलेशन कराऊंगा, ठीक है। जैसे यहां दे भी रखा है उन्होंने, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो रहा है, तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, नर्वस रेगुलेशन। तो नर्वस रेगुलेशन की जब भी बात करूंगा तो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आएंगे। जब भी मैं नर्वस रेगुलेशन की बात करूंगा तो यहां पर पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आएंगे, ये नर्वस रेगुलेशन करवाएंगे। ये तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, इस पे एक बार से, ये बनाना नहीं है, ठीक है, ये ओनली बस एक कंसेप्ट के लिए। तो ये दोनों तो नर्वस रेगुलेशन कराएंगे। किसका रेगुलेशन कराएंगे? इन दो मसल्स का, इंटरकोस्टल मसल्स का और डायफ्राम मसल्स का। इनको रेगुलेट करना है, इनको कंट्रोल करना है, तो अपने आप ब्रीदिंग चालू हो जाएगी, तो नर्वस रेगुलेशन। एक कराऊंगा मैं केमिकल रेगुलेशन। तो ये दोनों जो मैं पढ़ाऊंगा ना, स्पेशली ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा ये केमिकल रेगुलेशन में। तो दो टाइप के रेगुलेशन कराने वाला हूं, एक नर्वस रेगुलेशन और एक केमिकल रेगुलेशन, ठीक है भाई। सिग्नल रेगुलेशन के लिए कहां जाएंगे? इन मसल्स के पास, तब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चालू होंगे। इनसे भी सिग्नल कहां जाएंगे? एमओ के पास, तो सिग्नल कहां भेजेगा? मसल्स के पास, तब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चालू होंगे। यानी ये सब रेगुलेटिंग सेंटर हैं, ये नर्वस रेगुलेटिंग सेंटर है, ये केमिकल रेगुलेटिंग सेंटर है। तो कैसे रेगुलेशन होगा मैं एक एक चीज बताऊंगा। रेगुलेशन का मतलब है ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है, और ये यहां पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं दो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, जिसकी वजह से ब्रीथिंग संभव है। सिंपल सी बात। अब यहां से कहानी चालू होगी आपकी। सबसे पहले मैं कराऊंगा नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। यहां से डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। तो नर्वस रेगुलेशन की जब भी बात करूंगा तो ये तो है आपका सेरिब्रम। ये क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम है, ठीक है, ये है सेरिब्रम। अगर मैं सेरिब्रम की बात करूं तो ये वॉलेंटरी ब्रीदिंग करता है आपकी इच्छा के अनुसार। वॉलेंटरी ब्रीदिंग करता है आपकी इच्छा के अनुसार, और सीधा सिग्नल ये भेजता है वॉलेंटरी ब्रीदिंग के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। ये है मेन रेगुलेशन का रिदम सेंटर, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग करता है। ये इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग करता है। सेरिब्रम वॉलेंटरी ब्रीदिंग करता है, ये इनवॉलेंटरी, समझना, जब भी वॉलेंटरी ब्रीदिंग होगी तो ये सिग्नल भेजेगा, इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग होगी डायरेक्ट ये सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो अब कैसे होती है इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग? अब देखो, अगर मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करता हूं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के भी दो पार्ट होते हैं।
मैं जितने भी सिस्टम पढ़ाऊंगा सब जगह मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ाऊंगा। यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को कंट्रोल करता है, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है जहां इनवॉलेंट्री आ जाएगा, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके डिफरेंट टाइप के मतलब और भी सिस्टम जितने भी मैं पढ़ाऊंगा उन सबको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं इसी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, बॉडी के सारे सिस्टम को, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, डीआरजी, एक होता है वीआरजी। सर क्या होता है डीआरजी और वीआरजी, समझाता हूं। जैसे मानो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मान लो ये मोबाइल मेरे पास है, ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में ऊपर की साइड जो न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, ऊपर की साइड में जो न्यूरॉन्स होंगे वो डोर्सल साइड होगी, जो नीचे की साइड में न्यूरॉन्स होंगे, जो सॉरी नीचे की साइड में न्यूरॉन्स होंगे वो वेंट्रल साइड होगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो डोर्सल साइड में न्यूरॉन्स हैं और कुछ वेंट्रल साइड में न्यूरॉन्स हैं। जो डोर्सल साइड में न्यूरॉन्स हैं, जो गुच्छा बना हुआ है ऊपर, इसको डीआरजी बोलेंगे, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और वेंट्रल साइड में जो न्यूरॉन्स हैं इसको हम वीआरजी बोलेंगे, ठीक है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। आप समझ रहे हो, डोर्सल और वेंट्रल, ये ध्यान रखना है आपको। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, एक डीआरजी होता है, एक वीआरजी होता है। मेन तो डीआरजी होता है, ठीक है। अब समझना, अगर मैं इसकी बात करता हूं डीआरजी की, तो इसको बोलते हैं आप इंस्पायरेटरी एरिया। क्या बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं समझाता हूं, ठीक है। और इसको हम इसके अलावा बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, आप समझना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं क्योंकि आपकी रिदम को कंट्रोल करता है, आपकी लय को कंट्रोल करता है। टोटली अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, यानी आप बिना सोचे समझे एक लय से ब्रीदिंग किए जा रहे हो, यही कंट्रोल कर रहा है। आप समझ रहे हो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं इसको। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है, जो आपकी लय को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझे या नहीं समझे? ये डायग्राम कुछ नहीं है, इसको तो आप ऐसे ही सिंपल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया ऊपर का, यहां पर ऐसे एक ऐसे और ऐसे, ये बन गया डायग्राम। इतना सा बनाना है डायग्राम। इधर पूंछ दिखा दो, इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा दिखा दो, बस ये सेरिब्रम हो गया। इतना बनाना है आपको, बस लिखना चाहिए सेरिब्रम आ गया, पूंछ और मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया। और कुछ डायग्राम में कुछ ऐसा है नहीं, वो तो मेरे थोड़ा अट्रैक्शन के लिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉपर बना, ये लगा दिया है। क्लियर है बिल्कुल? चलो, अब ये रेस्पिरेशन में जो रिदम को कंट्रोल करता है, तो रिदम में क्या करता है, ठीक है, रिदम का मतलब है कंट्रोल ओनली इंस्पायरेशन। तो सर एक्सपायरेशन कैसे होगा? भाई नॉर्मल ब्रीथिंग जब आप करते हो तो सिर्फ आप इंस्पायरेशन करते हो, एक्सपायरेशन तो पैसिव प्रोसेस है, वो तो अपने आप होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को यानी कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
नंबर वन एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल्स, नंबर टू डायफ्राम मसल्स। यानी ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली इंस्पायरेशन हो सकता है, इसलिए सिर्फ इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, एक्सपायरेशन को नहीं करता। आप जानते हो इन दो मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन तो होता नहीं है, क्योंकि बस जब जब मसल रिलैक्स करेंगे तो अपने आप एक्सपायरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ओनली इंस्पायरेशन को, इसलिए कंट्रोल ओनली इंस्पायरेशन, इसीलिए उसको इंस्पायरेटरी एरिया बोलते हैं, क्योंकि ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन नहीं होता। समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, एनसीईआरटी में सेरिब्रम का नाम नहीं लिखा क्योंकि एनसीईआरटी ने आधी बातें खा ली हैं, समझ रहे हो? एनसीईआरटी पोन्स के बारे में बोल रही है पर सेरिब्रम के बारे में नहीं बताया। और जब बच्चे के दिमाग में आता है कि हम सारी, क्योंकि ये बता रही है एनसीईआरटी मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये टोटली इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, तो बच्चा दिमाग में क्लास में पूछेगा या तुम्ही दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, सर हम तो वॉलेंटरी ब्रीदिंग भी करते हैं तो ये कैसे कंट्रोल हो रही है? तो मैं कहूंगा नहीं बेटा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वॉलेंटरी ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे हो रही है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। आप समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी को कवर करना है, पर उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो समझोगे नहीं तो एनसीईआरटी कभी समझ में नहीं आएगी। तभी तो एनसीईआरटी पढ़ना और समझना, समझ रहे, इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं एनसीईआरटी के संग चीजें समझनी पड़ेंगी, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। और जो मुझे पता नहीं इंटरनल फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट ईयर पेपर थोड़ा टिल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार हंगामा हो चुका है बहुत बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पर, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अब न्यूज़ चैनल का बस इन्वॉल्व होना बचा हुआ है, धीरे धीरे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो नेक्स्ट ईयर कचरा ना हो जाए, तो इसलिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम जगह प्रोटेस्ट होने चालू हो जाएंगे, सोशल मीडिया तो इन्वॉल्व है, अब नॉर्मल जो न्यूज़ मीडिया है वो इन्वॉल्व होगी, जिससे कि नेक्स्ट ईयर सब चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से हों, ठीक है। पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पढ़ाई आप अच्छे से करना जिससे कि कट ऑफ नीचे जाए, 615 620 कट ऑफ पर सिलेक्शन मतलब हो जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया बिहार यूपी इनके अंदर। तो ये ऐसा ही हो जो होता है स्टैंडर्ड तरीके से, आप समझ रहे हो, तो वही चीज़ें लेकर के चलेंगे, 615 620 पर कट ऑफ आपकी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें कंसेप्चुअल लेके चलनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो कंसेप्चुअल ही है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी ने क्या किया, शॉर्ट में ओनली मेडुला ऑब्लोंगेटा को एक्सप्लेन कर दिया, डीआरजी बीआरजी को भी नहीं किया, इसलिए बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए तो जिंदगी भर भूलोगे नहीं कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, ये फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि वीआरजी कंट्रोल करता है ये कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नंबर वन इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स, नंबर टू एब्डोमिनल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, इन दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को?
यानी ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें सिर्फ एक्सपायरेशन होता है, ठीक है, इसलिए इसको आप एक्सपायरेटरी एरिया बोल सकते हो। इसको आप एक्सपायरेटरी एरिया बोलोगे, इसको इंस्पायरेटरी एरिया बोलोगे। इसको एक्सपायरेटरी एरिया इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ओनली और ओनली एक्सपायरेशन होता है। रीनीट होगा या नहीं? विशाल यदुवंशी, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा पर एनसीईआरटी की चीजें कंसेप्चुअल समझने पड़ेंगी, ठीक है। एनसीईआरटी को समझोगे तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कंसेप्चुअल। एनसीईआरटी रीडिंग करने से, एनसीईआरटी लाइनें पढ़ने से तो चीजें समझ में नहीं आएंगी ना। हाँ, न्यूज चैनल बेटा आप धीरे धीरे सुमन इन्वॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। रीनीट पर देखो कोशिश कर रहे हैं लोग कि हो दोबारा, क्योंकि गड़बड़ी बहुत ज्यादा है यार। थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो तो समझ में भी आती है, बहुत ज्यादा है। 612 जनरल कैटेगरी कॉलेज नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। स्पेशली 3 स्टेट की बात कर रहा हूं, यूपी, बिहार, ठीक है, और दिल्ली, यहां पर नहीं मिलेगा। मुकेश यादव, हाँ गुरुदेव, ठीक है। तो रीनीट के लिए कोशिश, मतलब ये जद्दोजहद है। जद्दोजहद का मतलब इतना आसान नहीं होता पेपर कराना, ठीक है, क्योंकि पूरी इंडिया के अंदर इतने सेंटर, इतने मतलब इतने लाख बच्चों का पेपर कंडक्ट कराना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो बस पहले तो लोग गोल गोल घुमा के चीज़ों को टालेंगे, ठीक है, बट अपन पूरी कोशिश करेंगे कि एकदम प्रॉपर तरीके से चीज़ें हों, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी है कि नेक्स्ट ईयर भी आना है, नेक्स्ट ईयर कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो इसलिए जितना हो सकता है इस ईयर हंगामा कर लो, ठीक है। मतलब आपसे नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो पेपर टिल्ट भी होने की है, क्योंकि ये लोग रैंक को डाउन करने के लिए पेपर भी टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से मतलब जो भी है दिखाएंगे कि हाँ पेपर हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कंसेप्चुअल पढ़ाई अपनी जारी रखो, एनसीईआरटी को ही लेके चलना है, एनसीईआरटी कंसेप्ट को समझते हुए, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब एनसीईआरटी ने एक बात और की है कि एनसीईआरटी ने कहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है पोन्स। पोन्स भी रेस्पिरेशन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इनको निमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं या स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं पोन्स को। तो ये निमोटैक्सिक सेंटर है, स्विच ऑफ सेंटर कैसे कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को, ये समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो ये तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पोन्स की। पोन्स ये भी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, ऑल्सो कंट्रोल ब्रीथिंग। कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं पोन्स की बात करता हूं तो इसको हम निमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। या इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोल सकते हो। सर क्यों बोलते हैं इसको स्विच ऑफ सेंटर? क्योंकि ये आपके इंस्पायरेशन को स्टॉप कर देता है। फिर करोगे फिर स्टॉप कर देगा। जब आप दौड़ लगाते हो ना, जैसे नॉर्मल मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूं, ये मेरा नॉर्मल इंस्पायरेशन है, ठीक है। और जब मैं दौड़ लगाऊंगा, ठीक है, तब मैं इंस्पायरेशन इतना लंबा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तब क्या करूंगा? यानी तुरंत मेरा इंस्पायरेशन रुक रहा है, तुरंत एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन रुक रहा है, तुरंत एक्सपायरेशन। मैं होल्ड ही नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे हो? तो मेरा रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। तो निमोटैक्सिक सेंटर जब भी एक्टिव होते हैं तो इंस्पायरेशन को रोकते हैं, इसलिए इसको स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं निमोटैक्सिक सेंटर की बात करता हूं, ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को।
जब 1 मिनट के अंदर लंबे लंबे इंस्पायरेशन हो रहे थे प्रॉपर नॉर्मल, तो 12 से 16 हो रहे थे। पर अगर ड्यूरेशन कम हो जाए तो 1 मिनट में छोटे छोटे इंस्पायरेशन ज्यादा होंगे या कम? आप बताओ, ज्यादा होंगे या कम? हाँ, 1 से 5 सेकंड तक के लिए रोक सकता है, पर मैं अब एनसीईआरटी की ये लाइन ले रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट बढ़ जाएगा। पर मिनट रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो रहा है। आप समझ रहे हो? निमोटैक्सिक सेंटर स्विच ऑफ ये कम करता है, उसको मॉडरेट कर देता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये चीज समझ में आई या नहीं आई बेटा? हाँ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग एक ही बात है। रेट ऑफ ब्रीथिंग लिख देता हूं। या रेस्पिरेशन इसी का पार्ट है, एक ही बात है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? समझ में आ गया जोया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यार लिख तो दिया करो, तुम इतने सारे देख रहे हो पर तुम लिखते नहीं हो, ठीक है? समझ में आया या नहीं आया? क्लास में भी पूछता हूं तुमसे, बेटा आ गया हाथ उठाओ, तो हाथ तो उठा दिया करो भाई। हाँ आ गया, ओके। चलो आगे बढ़ रहा हूं। केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन क्या है? केमिकल रेगुलेशन समझो, आजकल जैसे ही लगे होते हैं कि सेंसर लगे होते हैं, पानी का सेंसर। पानी जब सेंसर से टकराएगा तो सेंसर बजने लगेगा। गैस का सेंसर, गैस जब सेंसर से टकराएगी सेंसर बजने लगेगा, ठीक है? जैसे समझ रहे हो, आजकल गेट में सेंसर लगे होते हैं, बहुत सारे आप देखो सेंसर, स्मोकिंग सेंसर, फायर सेंसर लगे होते हैं, ठीक है? तो सेंसर किसी न किसी चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं। ऐसे ही नेचर ने हमारी बॉडी में भी सेंसर लगा के रखे हैं, ठीक है? सेंसर लगा के रखे हैं, तो वो सेंसर भी किसी चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो केमिकल रेगुलेशन सेंसर बेस्ड है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स। बायोलॉजी की लैंग्वेज में सेंसर को हम बोलेंगे कीमो रिसेप्टर। तो केमिकल रेगुलेशन किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन, आप बोलोगे कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर पर बेस्ड है। जो सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव फॉर एच के लिए और CO2 के लिए, दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव फॉर एच एंड CO2। अगर मैं कीमो रिसेप्टर की बात करता हूं तो दो टाइप के हो सकते हैं। कीमो रिसेप्टर दो टाइप के हो सकते हैं। एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर सर कहां होते हैं? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल का मतलब है ब्रेन के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रेजेंट इन ब्रेन नियर एमओ। नियर एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होते हैं। प्रेजेंट इन ब्रेन नियर एमओ, ठीक है? हमारे ब्रेन में होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, हमारे ब्रेन में होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होते हैं। समझ रहे हो ना?
जबकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर की बात करते हैं तो कहां होते हैं? प्रेजेंट ऑन कैरोटिड आर्टरी और एओर्टा। सर कहां होती है कैरोटिड आर्टरी एओर्टा? क्योंकि अगले चैप्टर में कराऊंगा ये, ठीक है। मान लो ये हार्ट है, हार्ट में ऐसे एओर्टा निकलता है, ऐसे ये छोड़, इसकी ब्रांच निकलती है ऐसे, ये एओर्टा है, ये ऐसे सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है। और इस एओर्टा से ही यहां पर एक आर्टरी निकलती है आपके ब्रेन के अंदर, ये कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन में जाएगी ब्लड को लेकर के, ब्रेन में, ये ब्रेन में जा रही है, ये ब्रेन में जा रही है, कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। तो ये तो है कैरोटिड आर्टरी, ये लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन में जाती है, ठीक है। एक ही दिखा देते हैं। और ये है एओर्टा, तो इन पर लगे होते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स, एओर्टा पर लगे हुए हैं और कैरोटिड आर्टरी पर लगे हुए हैं, जो आपके ब्रेन में ब्लड को लेकर के जा रही है, ये पूरी बॉडी में लेकर जा रही है, ठीक है। तो कहां कहां इनकी उपस्थिति होती है समझ में आ गया। ये एक तरीके से कीमो रिसेप्टर है, सेंसर है, ठीक है। तो कंडीशन लिख रहा हूं, इफ H आइन NCO2, क्योंकि इनके सेंसिटिव होते हैं, इंक्रीज इन CSF, एक फ्लूइड होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भरा होता है। तो इस फ्लूइड के अंदर ब्लड की तरह होता है, पर ब्रेन के लिए अलग फ्लूइड होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है। इसमें HNCO2 बढ़ जाएंगे तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लड के अंदर, ठीक है, इफ HNCO2 इंक्रीज इन ब्लड, ये ब्लड की बात कर रहा हूं। अगर ब्लड के अंदर HNO CO2 बढ़ेंगे तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर काम करेंगे, CSF में HNO CO2 बढ़ेंगे तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर काम करेंगे, ठीक है। दोनों सेम टाइप के कीमो रिसेप्टर्स हैं, हमने उनकी जगह अलग अलग बना दी। एक ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें HNO CO2 के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। और एक आपके ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें HNO CO2 की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। तो दोनों के लिए सेंसिटिव है, पर मेनली HNO CO2 के लिए। अगर यहां पर समझना, अगर यहां पर HNO CO2 बढ़ जाए या यहां पर HNO CO2 बढ़ जाए, कहीं पर भी बढ़ जाए, सिग्नल सीधा जाएगा MO के पास। किसको स्टिमुलेट करेंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई बेटा, भाई सिग्नल यहां से आए, यानी यहां पर HNO CO2 बढ़ जाए तो सिग्नल यहां पर जाएगा, यहां पर HNO CO2 बढ़ जाए तो सिग्नल तुरंत यहां पर जाएगा, घंटी बज पड़ेगी। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर देगा? भाई HNO CO2 बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ ब्रीदिंग, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग। सिंपल सी बात। भाई रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ानी है तो यहां पर रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा दी जाएगी। फोर्सफुल ब्रीथिंग बेटा, ठीक है, वॉलेंट्री है, आप समझ रहे हो। कभी कभी इनवॉलेंट्री भी कर लेते हो, ठीक है, पर स्पेशली, ठीक है, मैंने बताया कि जब सेरिब्रम से आप फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो तो वॉलेंट्री। एक बात याद रखो, नॉर्मल ब्रीथिंग और फोर्सफुल ब्रीथिंग दोनों वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हो सकती हैं। अगर दोनों को कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा डायरेक्टली तो टोटली इनवॉलेंट्री है। अगर सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो यहां पर वॉलेंट्री आती है। आप समझ रहे हो, बस इतना याद रखो, ठीक है। जब भी वॉलेंट्री टर्म आएगा सेरिब्रम, इनवॉलेंट्री टर्म आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट? वॉलेंट्री मतलब होता है इच्छा से, इनवॉलेंट्री मतलब होता है इसमें इच्छा नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, चलो ये सिंपल है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रेगुलेशन के बाद हम डिसऑर्डर पर आते हैं, लास्ट पड़ाव इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कुछ आप होमवर्क भी दे दूंगा कि होमवर्क भी देना है मुझे, ठीक है। होमवर्क ही दे दूंगा, डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, होमवर्क ही दूंगा जिससे कि तुम करो, कुछ करो तो सही, ठीक है, क्योंकि गैप आएगा थोड़ा सा। इस गैप में मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, ठीक है, और बीच में प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन और देने वाला हूं आपको, ठीक है।
इसके अलावा भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको डीपीपी से मिल रहे हैं, कुछ तत्वा के आपको क्वेश्चन सारे लगाने हैं। तत्वा में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तत्वा के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए तत्वा में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं मेरे आने से पहले, मेरी क्लास चालू होने से पहले, ठीक है। तो मेरी क्लास चालू हो उससे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे, तत्वा पूरा लगा लोगे। कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आज ये करोगे, लगभग 19-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। समझ रहे हो, डीपीपी करनी है, इतना कर लोगे तो आपकी मास्टरी हो जाएगी इस चैप्टर पर। फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरी पहली क्लास के अंदर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट डिस्कस करोगे, तब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए डाउट वगैरह पूछने में। डीआरजी वीआरजी दोनों वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का पार्ट है, जिसमें अगर मैं डीआरजी की बात करता हूं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वो इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप समझ रहे हो। हाँ, ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, मेडुला ऑब्लोंगेटा तो मेन सेंटर है भाई, रेस्पिरेशन कंट्रोल तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कराएगा, ठीक है। पर मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास कहीं बाहर से सिग्नल नहीं आ रहे, ये खुद कराता है, ये खुद कराता है, डीआरजी बीआरजी के थ्रू खुद कराता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये आपके नियंत्रण में नहीं है, यानी टोटली, ठीक है, इनवॉलेंट्री है। पर अगर वॉलेंट्री सिग्नल कराना है इसी से, तो सेरिब्रम से सिग्नल आएगा इसके पास, तो ये वॉलेंट्री करेगा, क्योंकि सेरिब्रम का आदेश मान के कर रहा है, तो वॉलेंट्री आ गया। पर करने वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा ही हो, चाहे वॉलेंट्री हो इनवॉलेंट्री, खुद करेगा इनवॉलेंट्री, सेरिब्रम से सिग्नल आने के बाद करेगा वॉलेंट्री, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो या फोर्सफुल कंडीशन हो, एकदम एग्जैक्ट लाइन। अब बताओ कोई डाउट। हार्ड कॉपी मिलेगा किस चीज का, अभी तो डीपीपी का हार्ड कॉपी मिला या नहीं मिला, अभी तो खैर छुट्टी चल रही है, मंडे से मिलेगा ना, जहां तक मुझे मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगा डीपीपी का। ओके, तो शायद वो बीच में मुझे लग रहा है ये दिक्कत आ गई, इस वजह से मंडे से हार्ड कॉपी मिलेगा, मेरी बात हो चुकी थी। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन चलो रिवीजन में ले लूंगा मैं, क्योंकि अभी गैप आ जाएगा, तुम फिर भूल जाओगे, फिर तुम्हें रिवीजन कराना है, तो एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन ले लूंगा मैं। ओके विशाल, ठीक है, ओके चलो। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा एस्थमा। एस्थमा जानते हो, इट इज अ एलर्जी। एस्थमा क्या है, एक एलर्जी है। एस्थमा एक एलर्जी है, इसके अंदर आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एलर्जी के टाइम पे। सूजन आएगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप सांस लोगे ना, तो एक आवाज आएगी, जैसे आप गर्दन दबा दिया जाए आपकी और सांस लो नहीं समझ में आया, तो एक आवाज आती है, इसको वीजिंग साउंड बोलते हैं। तो जब भी एस्थमा होता है तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आती है, ड्यू टू किसकी वजह से, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन की वजह से। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाएगी तो ट्रैक बहुत नैरो हो जाएगा, सांस लोगे एक साउंड प्रोड्यूस होगी, इसको हम एस्थमा बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी सांस बिल्कुल रुक जाती है, उसको एस्थमेटिक अटैक बोलते हैं। मूवीज के अंदर देखा होगा लोग इनहेलर लेते हैं, ठीक है, वो उसको डायलेट कर देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो डायलेशन कर देंगे तो आपको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है, इसको एस्थमा बोलते हैं, इट इज अ एलर्जी। दूसरा एम्फाइसीमा, आजकल देखे होंगे लोग धुएं के छल्ले उड़ाते हैं, बड़ा शान समझते हैं अपनी, हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये अपने भी दुश्मन है और देश के भी दुश्मन है, समाज के भी दुश्मन है। आप समझ रहे हो, अपने दुश्मन इसलिए कि अपने फेफड़ों को बर्बाद कर रहे हैं, समाज के दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि जहां भी ये धुएं के छल्ले उड़ाते हैं वहां ये खुद भी पीते हैं, और वो पॉल्यूटेंट खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड आसपास के लोगों के लंग्स में भी जाती है। देश के भी दुश्मन हैं इसलिए क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ यार बोलूंगा यार, ऐसे बोलूंगा क्योंकि गलत है ये, ठीक है, आप समझ रहे हो। अपने को भाई चलो ठीक है, तो अपने को तो बर्बाद मत करो यार, क्योंकि स्मोकिंग से, जब स्मोकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। साथ के अंदर स्मोकिंग करने से जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी, ठीक है, आप समझना,
कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगी, तो ऐसे केसों में क्या होगा, आपके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही बाइंड कर जाएंगे हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से लाइसोसोम्स फटते हैं। हर सेल के अंदर सुसाइड बैग होते हैं लाइसोसोम्स, वो फटते हैं, आप समझ रहे हो? हाँ बेटा। और लाइसोसोम्स अगर फटेंगे तो लाइसोसोम्स की फटने की वजह से जो लंग्स के ये थे एल्वेलाई, तो इनके सेप्टम्स डाइजेस्ट होना चालू हो जाते हैं, सेप्टम धीरे डाइजेस्ट होंगे। अगर सेप्टम का डाइजेशन होगा तो सरफेस एरिया बढ़ा है घटा, जरा बताओ। इसका सरफेस एरिया कम हो गया, और पहले सरफेस एरिया ज्यादा था अब कम हो गया, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो स्मोकिंग करने की वजह से सरफेस एरिया लंग्स का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांसों की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, और आगे जाकर के हार्ट डिसऑर्डर और हार्ट अटैक जैसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इसको क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, खतरनाक है, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, आप समझ रहे हो? जितने भी स्मोकर्स होते हैं उनको होने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। एल्वुलर वॉल डाइजेस्ट हो जाती है, आप समझ रहे हो, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया घट जाता है। इसको एम्फाइसीमा बोलते हैं, ये नीट में लगभग मानो पूछा ही जाता है डिसऑर्डर से क्वेश्चन। तीसरा डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ, यानी आप जो काम काज करते हो उससे जुड़ा हुआ ये डिसऑर्डर है, आपके ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, आप समझ रहे हो? जैसे आप कोल माइंस में काम करते हो, तो कोल माइंस में अगर आप काम करोगे तो कोल डस्ट आपके लंग्स में जाएगी, आप समझ रहे हो? आप एस्बेस्टर होता है, सिल्ल खड़ी, एक वाइट कलर का स्टोन होता है जिससे मॉन्यूमेंट बनते हैं, जैसे ताजमहल वगैरह, ठीक है, तो सॉफ्ट स्टोन होता है, तो जो कारीगर उस पत्थर पर काम करते हैं तो उसकी डस्ट होती है उनके लंग्स में जाती है, आप समझ रहे हो? तो आपका ऑक्यूपेशन, पहले हम लोग चौक से पढ़ाते थे, ठीक है, आप चौक समझते, चौक, हाँ, चौक से बोर्ड पर पढ़ाते थे, तो 1-1.5 घंटे जब मैं पढ़ाता था तो मैं पूरा वाइट हो जाता था, बाल, माउथ, पूरा हाथ एकदम मिटा मिटा करके बिल्कुल एकदम वाइट, ठीक है, तो वो डस्ट भी मेरे लंग्स में जाती थी, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, पर धीरे धीरे हम लोगों ने उस नॉर्मल चौक को डस्ट लैक चौक से रिप्लेस किया, फिर आगे जाकर के मार्कर से रिप्लेस किया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि फिर आगे जाकर के मार्कर के बाद हम आगे किसके ऊपर, डिजिटल बोर्ड के ऊपर। पर साइड इफेक्ट सबके होते हैं, उधर चौक का साइड इफेक्ट था, मार्कर के अंदर जो इंक डलती थी पूरी इंक से हाथ पैर एकदम गंदे हो जाते थे, उसका साइड इफेक्ट था स्किन के लिए, और यहाँ से रेडिएशंस निकलते हैं बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा पैनल होता है, इतने हाई वाट का, हाई हीट, अगर मैं एसी ने लगाऊं इस कमरे के अंदर तो खोल जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब ये भी एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, इतनी लाइट, तो आँखें, रेडिएशन, इतना आसान नहीं है बेटा, ठीक है, देखने में लगता है पर समझ रहे हो शरीर की पूछो मत, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? कौन है भाई ये, मस्ती मजाक भी चल रहा है यहाँ पर? हाँ, सावेद आलम, एक मेरा दोस्त है दानिश नाम है उसका, ओके, पता है, अभी तेरी दोस्ती निकालूंगा क्लास में आकर के, ठीक है, दानिश को बिठाऊंगा उस कोने में और तुझे बिठाऊंगा उस कोने में, देखूं दोस्ती कैसे चलती है। तुम दोस्ती नहीं करोगे भाई, दोस्ती करो पर पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव वाली का मतलब है एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो तो दोस्ती काम की, बेकार है दोस्ती। अच्छा, याद रखूंगा, दानिश, सावेद, भाई दोनों दोस्त हैं, अच्छी बात, दोस्त हैं तो अच्छी बात है, पर पॉजिटिव वाली दोस्ती है तो बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आया? अगर आप एस्बेस्टर इंडस्ट्री में काम करते हो, सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हो, कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हो, कोल माइंस में काम करते हो, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है तो वो डस्ट आपके लंग्स में जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा। सर क्या होता है इसके अंदर? फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस इन लंग्स। सर क्या होती है फाइब्रोसिस? फाइब्रोसिस का मतलब होता है कॉलिजन फाइबर का डिवीजन या मात्रा लंग्स में बढ़ जाती है। सोचो कॉलिजन फाइबर कहीं पर भी बढ़ जाए तो वो हार्ड हो जाएगी, जैसे डायग्राम दिखाने की कोशिश किया है मैंने, ये लंग्स है, नॉर्मल लंग्स, ये फाइब्रोसिस हो गई लंग्स के अंदर, ये देखो ये फाइबर भरते जा रहे हैं, इससे लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और लंग्स धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी, इसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन होता है आपके लंग्स के अंदर, फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस जिसमें प्रोलीफरेशन, डिवीजन
ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसकी वजह से सीरियस लंग्स डैमेज हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, ये होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, जैसे टर्म आता है निमोकोनियोसिस। वैसे तो अगर साइंटिफिकली देखोगे निमोकोनियोसिस सारे टाइप के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए, सारे टाइप के ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं, पर स्पेशली इसको कोल माइंस में काम करने वालों के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जो कोल माइंस में काम करते हैं, आप समझ, कोल वर्कर्स, उनको निमोकोनियोसिस हो जाती है, क्योंकि कोल डस्ट जाने की वजह से। जो सिलिका इंडस्ट्री में काम करेगा उसको सिलिकोसिस हो जाएगी, सिलिका डस्ट जाने की वजह से। जो एस्बेस्टर, सिल्लखड़ी बोलते हैं उसको, व्हाइट स्टोन, जो एस्बेस्टर इंडस्ट्री में काम करता है तो उसकी डस्ट जाती है तो उसको एस्बेस्टोसिस हो जाएगी। और जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, उसको बायसिनोसिस हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें निमोकोनियोसिस याद रख लो तो भी काम का है। ठीक है, पर इनको भी याद कर लो, क्योंकि जब आप पॉल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पर एस्बेस्टोसिस ऑलरेडी दे रखा है और क्रोनिक डिसऑर्डर में इसको लग डाल रखा है। आज की डेट में लंग कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, उसमें एस्बेस्टोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, मेल के अंदर लंग कैंसर, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ में मेल और फीमेल और बच्चों के अंदर गट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो खान पान हम लोगों का है ये बहुत गंदा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारे डिसऑर्डर सारे खत्म हो जाते हैं। एक एडिशनल डिसऑर्डर है, आप चाहो तो कर सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है, अल्टीट्यूड सिकनेस, एनसीईआरटी में नहीं है, ये एडिशनल है। ठीक है, छोड़ो उसको, फिर मैं अल्टीट्यूड सिकनेस पर क्वेश्चन अब नहीं आएगा। ठीक है, हटा देता हूं उसको मैं। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अल्टीट्यूड सिकनेस पहले आता था, अब तो खैर नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी कोई कनेक्शन है नहीं इसका। होमवर्क आपको ये मैं दे रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा गैप आएगा, इस गैप के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक बार इनको तसल्ली से लगा लेना। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं तुम्हारे पास ऑफलाइन में आ ही रहा हूँ, वहाँ आप मुझसे पूछ लेना। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये 1 5 6 7 8 9 10 अच्छे क्वेश्चंस हैं। 11 12 13 14 15 16 ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे, सारे टाइप के कंसेप्ट हो जाएंगे इसके अंदर। 17 18 19 ये 19 क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने। ठीक है, जो हार्ड टॉपिक थे वो वाले मैंने कवर कर लिए इसके अंदर, और बाद बाकी कल मैं 20 क्वेश्चंस दिए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन बचे होंगे वो आपको लगाने हैं, ये 19 क्वेश्चंस आपको लगाने। ठीक है, और डीपीपी और साथ के अंदर उसके तत्वा के क्वेश्चन लगाने हैं। इतने क्वेश्चन लगा लोगे तो मजा आ जाएगा, और बाद बाकी का फिर हम टेस्ट आपके लेते रहेंगे, और कई बार हम टेस्ट लेंगे ब्रीथिंग का, मतलब एक बार अभी 1-2 बार हो जाएगा, फिर थोड़ा पार्ट उसमें रिपीट कर देंगे, तो मल्टीपल टाइम टेस्ट के बाद आपके चैप्टर एकदम मुट्ठी में आ जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से भी रिवीजन कराऊंगा मैं आपका। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट? सर डन। इतना करना यार, होमवर्क में जितना दूं उतना आपको करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? नहीं, अल्टीट्यूड सिकनेस वहां नहीं है, सिकनेस नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन बन गया है, ओके। तत्वा बेटा हमने आपको हार्ड कॉपी दी है ना मॉड्यूल की, वो तत्वा है जिसमें क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। मतलब जो आपको हार्ड कॉपी मिली है मॉड्यूल्स की, उसका नाम है तत्वा। विशाल बेटा, अगर आपको लगता है इकोलॉजी में है तो मैं करा दूंगा वहां पर, वैसे इकोलॉजी में नहीं है क्योंकि बच्चों ने मुझे अब आज तक बोला नहीं है। ठीक है, इतना आपको होमवर्क करना है विद रिवीजन विद एनसीईआरटी, ये होमवर्क है, सबको करना है, इस चैप्टर पर मास्टरी करनी है। अच्छा, कई बच्चों को मॉड्यूल नहीं मिला, अच्छा ये बीच में गैप आ गया इसकी वजह से। ठीक है, प्रियांशु बेटा मंडे को मिल जाएगा, आप ठीक है बोल देना, मंडे को मिल जाएगा। डोपा सर देते हैं, ठीक है, मेरा यही है, नाम देखो अलग अलग है। ठीक है, उन्होंने डोपा नाम रख दिया तो मैंने अभी कोई नाम नहीं रखा है, पर क्वेश्चन देखो, चाहे कोई भी नाम हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, नाम ऐसा नहीं है कि समझ रहे हो कोई ब्रह्मास्त्र है,
क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का मतलब है, ठीक है, आप नाम अपना कोई भी रख दो, बच्चे उसको बीएमएस बोलते थे जब ऑनलाइन में बोलता था, ठीक है, बीएमएस क्वेश्चन प्रैक्टिस या जो भी आप चाहो, ठीक है, उसका नाम कुछ भी रख दो। तो ये मैं अपनी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है, सर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, और उधर फिजिकल केमिस्ट्री में वो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अब नाम कोई भी रख दो, मेरे क्वेश्चन का नाम कुछ भी रख दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डीपीपी मिल जाएगा, अगर नहीं मिला जिन बच्चों को, मैं आज देख लेता हूँ, ठीक है, ओके। डीपीपी आपकी शायद हार्ड कॉपी में मिलने की बात आ रही है, ठीक है, वही मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीक एक नए चैप्टर के साथ, पर मैं इस चैप्टर के पहले डाउट लूंगा, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, चाहे क्लास चली ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और एनसीईआरटी भी उठा सकता हूं मैं उसके अंदर, ठीक है, और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा अगला। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। मंडे से आपकी बॉटनी चालू हो रही है, ठीक है, एकदम तैयार होके आना, एनसीईआरटी साथ लेकर के आना, फिर अगले मंडे से जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी, अल्टरनेटिव वीक यही चलेगा, पूरे वीक चलेगा, ऐसा नहीं है 3 दिन जूलॉजी 3 दिन बॉटनी, पूरे वीक जूलॉजी पूरे वीक बॉटनी, ठीक है, जिससे कि पूरे वीक में कम से कम एक चैप्टर आपका मुट्ठी में आ जाए, फिर अगली वीक एक चैप्टर आ जाए, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।